अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी जी की वीडियो, जो आपकी अदालत में इंटरव्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि काफ़ी पार्ट्स में हमने डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो बनाई है, तो ये लास्ट पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन आपकी अदालत फुल एपिसोड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देश में चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था SC/ST एक्ट में थोड़ा सा संशोधन करने का, और फैसला ये था कि उसका नाजायज़ इस्तेमाल न हो। लेकिन ऐसा लगा कि वोट के प्रेशर में आपने फैसला बदला, और आज पूरे देश में जगह जगह आंदोलन है, सवर्ण लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देखिए, पहले बात तो यह है कि हमारे देश से अनेक सालों का इतिहास ऐसा है कि बैकवर्डनेस जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली तीनों बातों में है। समाज के कुछ लोगों को अनेक सालों तक स्कूलों में भी जाने की अनुमति नहीं थी। उन लोगों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और समाज के बराबर आने का उनका अधिकार है। और इसीलिए हमारी सामाजिक संवेदनशीलता और सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के ऐसे जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको साथ में लेकर चलें। अब समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता है, और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं तो दूसरी कोई चीज़ बुरी नहीं हो सकती। और इसलिए इस समाज में ऐसे लोगों को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने के लिए दिल बड़ा करके कुछ समय तक उन लोगों को अपने गले से लगाकर साथ चलना होगा। और उसके लिए सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समता हमारी कटिबद्धता है, प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता है, और उस बात को देखकर हमने ये निर्णय किया है। ये आपकी सारी बात सही है, लेकिन एक कानून उसका कोई बेजा इस्तेमाल करे, बिना जांच किए जेल भेज दिया जाए, अगर इतना संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने किया था तो क्या गलत है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है वो कोर्ट का निर्णय होता है, और कोर्ट के निर्णय पर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई कमेंट्स करना उचित नहीं है। पर एक बात जरूर है कि हमारा समाज जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। उस निर्णय की भी कुछ प्रतिक्रियाएं थी और उस निर्णय का हम सम्मान भी करते हैं। पर जनता का तकाजा और सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में देश के व्यापक हित में कुछ निर्णय करने पड़ते हैं, और उसी भावना से वो निर्णय किए। लेकिन नितिन जी, आप तो खुद ही कहते हैं कि आरक्षण का क्या फ़ायदा, नौकरियां हैं नहीं। ये मैंने आपका स्टेटमेंट देखा, आपने कहा कि मान लीजिए आरक्षण दे भी दिया लेकिन नौकरियां हैं नहीं, बैंक और IT में कारण नौकरियां कम हुई हैं, सरकारी भर्ती रुकी हुई है, नौकरियां हैं कहाँ? आप ये मेरा पूरा भाषण एक बार रिलीज़ कर दीजिए। ये भी मीडिया की आदत है कि इधर का निकाल देते, ऊपर का और नीचे का, और एक वाक्य दिखाते। मैं औरंगाबाद में था, वहाँ मराठा आंदोलन चल रहा था। मैंने उनको कहा कि अगर आपको आरक्षण मिल गया तो नौकरी मिलेगी। आरक्षण ये नौकरी की गारंटी नहीं होती। फिर आगे मैंने कहा कि हमको आज रोजगार बढ़ाने चाहिए, खेती में इरिगेशन बढ़ाना चाहिए, गांव में इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, इंडस्ट्री लानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और रोजगार का निर्माण करना चाहिए। मैं मेरे विभाग में 2 करोड़ रोजगार निर्माण कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि आरक्षण जो है वो मिलने के बाद सरकार में आज इतनी जगह ही नहीं निकल रही है, और सच्चाई है। और इसलिए आप आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने के बजाय, मैं ये कहता हूँ, हमारे एक संत थे, उन्होंने कहा था कि तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशो इकोनॉमिक लाइफ। तो तुम्हारी उद्यमशीलता से तुम नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के आधार पर नए नए काम करो, और नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। जब आपने कहा ना कि नौकरियां नहीं हैं तो राहुल गांधी बड़े खुश हुए। आप पहले मंत्री हैं जिसके लिए उन्होंने ट्वीट किया शाबाश। उन्होंने लिखा शाबाश, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसलिए क्या मुझे शाबाश का, इसी तो लोग हंसते उनको क्योंकि उनने मेरा पूरा स्टेटमेंट ही नहीं देखा। देखो, मैंने ये बात कही कि रोजगार निर्माण करने की आवश्यकता है, नौकरियों की कमी है, और नौकरी और रोजगार में फ़र्क है। जैसे एक होटल तैयार हुआ, इस होटल ने 3000 लोगों को रोजगार दिया है। मैं एक क्रूज़ शुरू कर रहा हूँ 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को, मुंबई से गोवा। एक क्रूज़ ने 1000 लोगों को रोजगार दिया है। हमें आवश्यकता है टूरिज्म में 49% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए खर्चा होती है। हम माइनिंग में जाए,
हम नए नए प्रोजेक्ट लाए, एक्सपोर्ट बढ़ाए, फ्रूट्स एग्रीकल्चर में जैसे इथेनॉल बनाए बायोमास से, हम लोग कचरे से इथेनॉल बनाए, मिथेनॉल बनाए। आज 8 लाख करोड़ इंपोर्ट जो है उसके बजाय अगर ये पूरा 5 लाख करोड़ अगर रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा तो कितने रोजगार निर्माण होंगे, कितने लोगों को काम मिलेगा। लेकिन आपने तो वादा किया ना 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी हर साल। देखिए फिर से मैं आपको, नौकरी और रोजगार फर्क है। मैं अपने डिपार्टमेंट में, मैं रोड का मंत्री हूँ, शिपिंग का हूँ, पोर्ट का हूँ। आपको पता है मैं 16 लाख करोड़ का सागरमाला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और 4.5 लाख करोड़ के काम शुरू कर चुका हूँ। अच्छा, मैं इनलैंड वाटर में 10 नदियों के काम शुरू कर चुका हूँ। इस देश में कम से कम 100 रिवर पोर्ट बना रहा हूँ। मैं रोड सेक्टर में अभी तक 7.5 से 8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुका हूँ। एक रोड का काम 1000 करोड़ का जब होता है तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब यह शुरू हुआ है और मेरा आपसे यही कहना है कि नौकरियां देना बहुत कठिन है, बिल्कुल। रोजगार देना आसान है। हमारी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार निर्माण करने वाली चाहिए। और इसलिए मैंने एक बार कहा था, मैं नागपुर में कहा था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई उद्योगपति आता है तो मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने विवाद किया, तो बोले ऐसा क्यों करेंगे। बोला एक अगर आता है तो उसके कारण मेरे यहाँ 5000 लोगों को रोजगार मिलता है। मैं आप घटना बताऊँ, SCL शिव नाडर जी मेरे पास आए और उनने मुझे कहा कि मेरा नागपुर में प्लॉट है, मुझे वापस करके पैसे चाहिए, मुझे मदद कराओ। मैंने सुनने के उनको कहा मैं प्लॉट तो वापस दे दूंगा, पैसे मिल जाएंगे आपको, पर एक घर से आपके संबंध टूट जाएंगे। बोले इसका मतलब क्या है। तो मैं आपका मित्र नहीं रहूँगा, आप नागपुर आइए, आप करिए, मैं आपको मदद करता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री से बात करके उनको स्पेशल कुछ मदद की। आज वो SCL ने नागपुर में अपना सेंटर खोला। आज 700 लोग काम कर रहे हैं, 4000 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे कहा कि 3 साल में 12000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं शिव नाडर जी के पैर छूने के लिए तैयार हूँ। मेरे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मेरे यहाँ के 12000 विदर्भ के, नागपुर के युवाओं को वो रोजगार दे रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, रोजगार निर्माण करना चाहिए। ये मेरे इतने सारे जो लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जो रोजगार देते हैं, जो इंडस्ट्री लगाते हैं। लेकिन आज इंडस्ट्री में, बिजनेस में एक डिमोरलाइजेशन है। पावर सेक्टर में, सिविल एविएशन सेक्टर में, कोल में, हर जगह लोगों को लगता है कि सरकार को जितनी मदद करनी चाहिए थी उद्योगपतियों की वो नहीं कर रही। देखिए कभी खुशी कभी गम, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। चाहे परिवार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कारपोरेट हो, ये होता ही है। एक बात जरूर है कि बीच में स्टील इंडस्ट्री बहुत प्रॉब्लम में थी। हमने चाइना के ऊपर इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी, अब स्टील वाले बहुत माल कमा रहे। बीच में सीमेंट वालों की हालत ख़राब थी। हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की, अब स्टील वाले खुश हैं। अब क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, पर एक बात का मेरे मन की वेदना मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है रजत जी, आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर ये मीडिया भी डबल ढोलकी वाली है, दोनों बाजू से ढोल बजाती है। आपको एक बात बताता हूँ, कोई एक कॉपर अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजमेंट आए हैं कि हमारे देश का और इंपोर्ट बढ़ रहा है, डॉलर की तुलना में रुपए नीचे जा रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री हम बंद कर रहे हैं। हमारे पास कोल है, हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी स्थिति है, कॉपर हमारे पास है, हमने वो इंडस्ट्री बंद करवा ली। मुझे बताइए कि इस देश के विकास का विषय कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता, कोई नेता का नहीं हो सकता। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, कल और कोई आएगा, आज भाजपा है, कोई और कोई पार्टी आएगी, पर ये देश के गरीब, बेरोजगार, गांव गरीब, मजदूर, किसान, इनका कल्याण करना ये तो विवाद का विषय नहीं हो सकता। और इसलिए आप कोई भी बात को ब्रेकिंग न्यूज छपा लगा देते हो। देखो, आपने भी करना चाहिए कुछ रिस्ट्रिक्शन। जो एंटी डेवलपमेंट है, ऐसी बातों को नहीं छापना चाहिए। जो गरीबों को रोजगार दे रही है, देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है, आप इधर। और हमारे कोर्ट में अभी मैं 4 धाम का रोड बना रहा था, अब मुझे स्टे लग गया। मेरे मन में प्रश्न आया कि इतने हादसे होते, बद्रीनाथ केदारनाथ में लोग मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 साल में रोड बने और ये पूरे साल भर लोग बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री में जाएंगे। मैं टनल बना रहा हूँ, सब बना रहा हूँ, मेरा काम 4 महीने बंद हो गया। मेरे को चिंता इस बात की नहीं है कि 1000-2000 करोड़ ज़्यादा जाएंगे। मेरे को चिंता ये है कि आने वाले सीज़न में जब कोई बादल फटेगा,
जब कोई बारिश आएगी तब गरीब यात्री के लोग बेचारे मर जाएंगे, मैं उनकी जान नहीं बचा पाऊँगा। अगर मैं 1 साल में बनाऊँगा ऑल सीजन रोड तो बद्रीनाथ केदारनाथ में एक आदमी नहीं मरेगा। ऐसा रोड मैं बना रहा हूँ, नई अलाइनमेंट है, टनल से कोई आदमी नहीं मरेगा। मैं वो जान बचाना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए, अब आज ही कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया। मैं कोर्ट के प्रति नाराज़ नहीं हूँ। आज ही मुझे हमारी सॉलिसिटर एडवोकेट असिस्टेंट पी.के. आनंद का अभी फ़ोन आया आते समय कि वो उन्होंने क्लियर कर दिया। देखो, आप देश के विकास के लिए, गरीब के विकास में जो बातें हो रही है उसमें मीडिया, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग सब ने साथ मिलकर हमने एक दिशा में जाना चाहिए तो देश का विकास होगा। नहीं तो एक बोलेगा फॉरवर्ड, दूसरा बोलेगा बैकवर्ड, एक बोलेगा अच्छा किया, दूसरा बोलो कोर्ट में स्टे लाओ, तो फिर देश कैसे चलेगा? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। जब तक सब मिलकर के विकास को नहीं करेंगे, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं कोशिश करिए 1-2 वाक्यों में सवाल पूछा जाए। आप दिल्ली के अराउंड तीसरी रिंग रोड्स बना रहे हैं, लेकिन सर जब दिल्ली के अंदर का जो ट्रैफिक है, इनसाइड दिल्ली कॉलोनीज के अंदर जो ट्रैफिक है, उसका हैफाजत पार्किंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट चाहिए उसके लिए ना। एक बार आप न्यूज़पेपर में आया था, आपने लिखा भी था जिनकी फ़ोटो लो, मुझे बताओ इनका चलान होना चाहिए। सर इसमें ट्रैफिक एंड पार्किंग मैनेजमेंट जो दिल्ली के अंदर जो कॉलोनी है, पोल्यूशन पैदा हो रहा है, उसको ठीक कर देंगे तो आप हम बहुत बहुत आभारी होंगे। परमात्मा आपको बहुत आशीर्वाद देगा एंड दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगी लाइक मेलबोर्न। सर ऐसे दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर DDA, दिल्ली की राज्य सरकार और मैं, जो राष्ट्रीय महामार्ग है, जैसे ही यहाँ से शुरू होता है, आपको एक उदाहरण बता दूँ, ये धौला कुआं क्रॉस करके जो ब्रिज लगता है वहाँ से NH शुरू होता है। अब मैं रोज़ नागपुर से आता था विमान में तो 1 घंटा 20 मिनट में आता था और एयरपोर्ट से अपने घर जाने के लिए 1.5 घंटा खर्चा कर। एक दिन मैंने इतना गुस्सा हुआ, मैंने बोला रोज़ मेरे 1.5 घंटे जा रहे हैं, ये काम मेरा नहीं है, ये जो चल रहा नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट। मैंने कहा जिसका होगा उसका होगा, पूरा काम करो, ये ब्रिज बनाओ ताकि यहाँ का बॉटलनेक धौला कुआं का निकल जाए। जब ज़्यादा काम करते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। ट्विटर पर एक सवाल मेरे पास आया है, ये मनीष कुमार का सवाल है। उन्होंने कहा कि जब गडकरी जी इतना सब कुछ बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं और फ्लाईओवर्स बनवा रहे हैं, तो मंदिर भी बनवा दें। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि मैं नम्रतापूर्वक आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में जितनी समस्या है उस सब समाधान का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरी औकात और हैसियत भी नहीं है कि इनकी पूरी अपेक्षा मैं पूरी करूँ। मेरी इतनी ही ताकत है कि मेरी ताकत के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरी कर सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर एक बात कहते थे कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, इट इज़ ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात कहते थे, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी कि जितने लोग हैं उतने सवाल हैं। मैंने उस समय ये बात सुनकर इतना ही तय किया कि मैं देश के लिए सवाल नहीं बनूंगा। अगर हमारा ऑफिस है पार्लियामेंट के सामने, ट्रांसपोर्ट भवन, मैंने 7 मंजिली का ट्रांसपोर्ट प्लाजा बनाया, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम बनाया। और ये बात जरूर है कि अब दिल्ली में, देखो आप नाराज़ मत हो, मैं साफ बोलता हूँ, मैं आपके भी घर आया, जितने दिल्ली के ये धनवान लोग बंगले बनाते हैं और करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, तो अंडरग्राउंड पार्किंग अगर बनाते तो इनके घर में कुछ जाता है। आज भी सब बड़े बड़े लोग रोड पे गाड़ियां खड़े करते हैं। अब इसलिए मैंने कानून लाया है, मेरा बिल लटका हुआ है। रजत जी, आपके घर के सामने भी गाड़ी खड़ी रहेगी और कोई उसका मोबाइल पर फोटो निकाल कर भेजेगा तो 1000 रुपये अगर उसको फाइन होगा तो 500 रुपये उसको अवार्ड मिलेगा। अब दिल्ली में इतने बंगले, कोई पार्किंग नहीं बनाता। थोड़ा सा जनता का भी सहयोग इसमें चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबका सहयोग चाहिए तब ये बन पाएगा, नहीं तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। लेकिन उनका सवाल रह गया, वो पूछे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे आप? देखो, मंदिर बनना चाहिए, देश के करोड़ों लोगों की भावना है। और जहाँ प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ है, ये तो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सिद्ध हुआ कि प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ है, और इसलिए वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। और वहाँ से आगे जाकर पंचक्रोशी के बाहर सबके सहयोग से बड़ी मस्जिद भी बनाओ। और मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो विवादग्रस्त ढांचा होता है या जो भी जगह होती है, वहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश के मुस्लिम और हिंदू समाज सब मिलकर अगर इसके मार्ग को ढूंढे तो अच्छी बात है। एक पर्याय वो है। दूसरा पर्याय, मैटर इज सब जुडिस, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होकर हो, ये 2 है। तीसरा पर्याय जो है वो कानून बनाकर वो ठीक नहीं। इसलिए कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं, जब भी चुनाव आता है बीजेपी के लोग कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। देखो, वो तो इसीलिए तो कांग्रेस को मैंने बचकाने वाली पार्टी कही।
अब मुझे बताइए कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और जो न्यायालय के अधीन है, क्या दुनिया की कोई भी ताकत कितनी भी शक्तिशाली हो, क्या उस पर निर्णय कर सकती है? नहीं कर सकती। आज ये पूरा प्रश्न न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में है। हम चाहते हुए या नहीं चाहते हुए हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। हमको सुप्रीम कोर्ट की राह देखनी होगी, तब तक कुछ नहीं कर सकते। उद्योगपति के नाते और जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ हो रही है, उसमें ये एक कमज़ोरी ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS अफसर हों या इनकम टैक्स के हों, वो 11-12 बजे से पहले तो दफ्तर नहीं आते, और जो आते हैं तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो मेरा सवाल ये है कि इस मुद्दा को कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि वो अकाउंटेबल हो। देखिए, हमने हमारे यहाँ कम से कम 1200 ऑर्डिनेंस निकाले। मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने 1200 ऑर्डिनेंस निकाले, अनेक बिल पास किए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हमारी प्रायोरिटी रही। अभी हमारे ऑफिस में वो मशीन लगी है, अंगूठा डाल के कितने बजे आए और कितने बजे गए रिकॉर्ड करना पड़ता है। काफ़ी सुधार किए हैं, पर और सुधार करने की हमारी कोशिश है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल भी रहे, ट्रांसपेरेंट भी रहे और टाइम बाउंड रहे। देखिए, मैंने पर सुना मैं है कि आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो मेरे टेबल पर मैंने एक वाक्य लिखा है ऑफिस में, कभी आप आएंगे तो देखेंगे। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फिर मैंने लिखा है, इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। तो मैं लोगों को कहता हूं कि तुम जो लेना है निर्णय करो, तुम निर्णय करो। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा जो कहना है इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो 2 घंटे आए, 4 घंटे आए, वो निर्णय करें। निर्णय न करना और टाल देना ये प्रॉब्लम है। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ सुधार भी हुआ है, आगे और कोशिश करें। लेकिन ये सही है कि आपके मंत्रालय में अफसर ठीक काम करते हैं, आप कहते हैं कि अगर काम नहीं किया तो खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। अब सच बोलोगे तो मैंने बोला था। देखो, मैं तो इस बात पर, वो फालतू विवाद का विषय बनेगा, और मैं एक बात बोलूँ, जो व्यवस्था न्याय नहीं दी उसको उखाड़ के फेंकी। मैं मानता हूँ जो गरीब को न्याय नहीं करेगी, जो निर्णय नहीं करेगी, वो व्यवस्था को वो बेकार है। और इसलिए मुझे काम न करने वाले ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। मतलब मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, वो आपको बताने लायक नहीं और इन्हें सुनने लायक नहीं। नितिन जी, आपने सब तरह के सवालों के जवाब दिए, जितना वक्त हमारे पास था आपने हर तरह की चीज़ों के जवाब दिए। और अब ये मुकदमा तो यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन आज जो फैसला है वो यहाँ बैठी जनता करेगी। आप में से जिन लोगों को नितिन गडकरी की बातों में सच्चाई लगी, आपको नितिन गडकरी की बातों में गहराई लगी, वो लोग हाथ उठा के तालियां बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आईमा के मंच से आपकी अदालत का ये विशेष कार्यक्रम आज यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपकी मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। इनकी जब भी हम वीडियो देखते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, सबसे पहले तो वीडियो पे जो डिस्कस हुई उस पर भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि रजत जी के हमने 2-4 प्रोग्राम देखे हैं, मोदी जी से रिलेटेड भी देखा था। तो इनका एक स्टूडियो होता था जिसमें कुछ लोग गेस्ट होते थे और एक जज होते थे। लेकिन नितिन गडकरी जी का जब इन्होंने इंटरव्यू किया एक आपकी अदालत में, तो प्रॉपर एक मुझे पहले भी लग रहा था, लेकिन आज इस वीडियो में जिक्र भी हुआ है कि एक होटल है, होटल की बहुत बड़ी लॉबी है जिसमें बहुत सारे लोगों को बिठाया गया है और पीछे एक सेट लगा दिया गया अदालत का, और बहुत सारे कोऑपरेटिव लोग जो ऑनर्स हैं कंपनीज़ के या बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उन्हें बुलाया गया, जो नितिन गडकरी जी की बातें सुन सकें, सीख सकें, सवाल कर सकें, समझ सकें। तो इस इंटरव्यू को भी उन्होंने, आपकी अदालत के इस प्रोग्राम को भी उन्होंने लोगों के साथ भी एक तरह से ज्वाइन किया। थोड़ा यूनिक कर दिया, तो थोड़ा special इसका कर मतलब है कि ये यूनिक शख्सियत थे, इनकी बातें लोग सुनना चाहते थे और इनकी बातों, इनसे कुछ पूछना चाहते थे, सीखना चाहते थे। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा इस तरह का प्रोग्राम किया गया। पीछे जज भी नहीं थे, जज आखिर में जब खत्म हो रहे जज ढूंढ भी जज भी नहीं थे, तो अदालत ही नहीं थी, वो एक होटल था।
खैर बहरहाल सबसे पहले तो इन्होंने एक ज़िक्र किया जिस बात का कि नौकरियां देनी चाहिए, बिल्कुल, और नौकरियां नहीं देनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। नौकरियां देनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि नौकरी देने के बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी देने वाले पैदा करने चाहिए, बिज़नेस वाले बनाने चाहिए, और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एक शख्स को हम नौकरी दें उसके बजाय उसे उस काबिल करें कि वो 500 लोगों को नौकरी दे। तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि जिससे ऑटोमेटिकली बेरोज़गारी वाला मामला या परेशानी वाला मामला खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। एक एक शख्स के लिए नौकरी गवर्नमेंट पैदा करे, तो उससे बेहतर ये है ना कि ऐसे हालात पैदा करें कि लोग काम करें, लोग कारखाने लगाएं, लोग फैक्ट्रियाँ लगाएं। एक ज़िक्र भी किया उन्होंने कि जिस शख्स को इन्होंने कहा था कि आप यहाँ आएँ और अपना काम करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, फिर आज उनके अच्छे खासे एम्प्लाई हैं, मौजूद हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा मीडिया का जिक्र किया उन्होंने कि मीडिया जो है ना, एक बात को बढ़ा चढ़ा के बताता है, एक बात का दूसरा रुख बताता है। एक पूरा लेक्चर होता है, उसमें से एक लाइन उठा के वो बता देते हैं या आखिरी वाली लाइन बता देते हैं, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे मामलात रुकते हैं। मीडिया की अपनी टीआरपी बन जाती है, मीडिया को व्यूवर्स मिल जाते हैं, फॉलोवर्स मिल जाते हैं, उस बात को, उस ख़बर को चटखारे लगा लगा के मीडिया की तो टीआरपी बढ़ जाती है, उनकी चैनल को ग्रोथ मिलता है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मुल्क के विकास में वो कितना नुकसान कर रहा है, यानी कि लोगों के मेंटलिटी को कितना डिस्टर्ब कर रहा है। अगर गवर्नमेंट, उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, वो अगर कोई अच्छा काम करना चाह रही है, उन्होंने कोई बयान दिया है, आप लोग उसको टेढ़ा मेढ़ा करके मरोड़ तरोड़ के अगर आवाम के सामने पेश करते हो, तो लोगों में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक प्रोजेक्ट भी उनका रुक गया था, 4 धाम वाला रोड, जिसकी वजह से उन्हें 4 महीने का नुकसान भी, वक्त भी बर्बाद हुआ। फ्रीडम टू स्पीच अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं कहीं मुझे लगता है ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए आपके नज़दीक मुल्क का विकास, ठीक है, मुल्क की तरक्की, मुल्क की डेवलपमेंट, मुल्क की प्रोग्रेस। मुल्क है तो आप हो ना। अब आप उसमें अड़ंगेबाजी करो, आप उसके अंदर रुकावटें हाइल करो, आप उसमें हिंड्रेंस लाओ, आप उसके अंदर डिफरेंट, यानी कि उन्होंने पूरा स्टेटमेंट, उन्होंने बार बार इस बात को हाईलाइट किया, इस बात पे जोर दिया, हत्ता कि कह दिया कि आप मेरा स्टेटमेंट यहाँ रिलीज़ कर दीजिए कि मैंने ये नहीं कहा था। आपने जो स्टार्टिंग की और एंडिंग के पॉइंट्स थोड़े से 2-4 उठा के बोल दिया है, तो पूरा स्टेटमेंट तो पढ़े कि मैंने किस बात पे ये बात बोली थी। अच्छा, उन्होंने बोला कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि वो 4 महीने के लिए वो जो मेरा प्रोजेक्ट था केदारनाथ वाला, वो चला गया, बिल्कुल डब्बा पैक हो गया, वो बंद हो गया। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि जानी नुकसान होगा, इस बात का मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ। मुझे पड़ी थी तो अपनी जनता की, अपनी आवाम की लाइफ की पड़ी थी, इसलिए मैं ये करना चाहता था। लेकिन फिर भी वो बीच में आके मीडिया ने इतनी आवाज़ उठाई, इतना कुछ कहा कि वो बिल्कुल बंद हो गया, ठप हो गया, और फिर दोबारा से क्लियर हुआ। अच्छा, तो मैं ये सोचती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क के जो लोग होते हैं, गिने चुने कुछ होते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक वीडियो में और देखा था कि जो किसी कंट्री को बर्बाद करना चाहते हैं, किसी कंट्री को पीछे रखना चाहते हैं, तो वो अपने 2-4 बंदे या अपने कुछ बंदे, कुछ मखसूस ग्रुप उस कंट्री में दाखिल कर देते हैं, और वो कहते हैं कि बस इस कंट्री का विकास रोक के रखो, कुछ भी करके, कुछ भी मसले मसाइल करो, कुछ भी एहतजाज करो, प्रोटेस्ट करो, प्ले कार्ड लेकर घूमो सड़कों पे, और उनकी ही जनता में, उनकी आवाम में मिक्स हो जाओ, उकसाओ उन्हें, और फिर इनके प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनको रुकवा दो। तो ये चीज़ मैं थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे नितिन गडकरी बिल्कुल कह रहे थे कि हम भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। हम जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आज मोदी जी हैं, पहले कोई और थे, आगे कोई और होंगे, अभी बीजेपी है, आगे दूसरी पार्टीज़ होंगी, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी वजह से नहीं होता, ये सब हमारी वजह से नहीं है। विकास किसी एक के चाहने से कभी नहीं होता। जनता को भी, मीडिया को भी, मिनिस्टर्स को भी, गवर्नमेंट को भी, सबको एक ही पेज पर आना पड़ता है, एक ही लेवल पर आना पड़ता है, एक ही सोच को लेकर चलना पड़ता है, एक ही रास्ते का, एक ही मकसद का और एक ही वे का तालीम करना पड़ता है। तो किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट सामने आती है, किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस सामने आती है, किसी भी मुल्क का विकास होता है, तभी पॉसिबल हो पाता है। और मीडिया रुकावट में, जैसे कोई लोग किसी और देश के आके वो करें, उससे पहले तो अपनी ही अपोजिशन पार्टियाँ होती हैं कि सामने वाली पार्टी अगर ये रोड बना देगी, अगले दफ़ा तो हमने आना है, इस मरतबा अगर इनका ये रोड रुकवा लेते हैं
अगली दफ़ा हम इलेक्शन होंगे, हम मौजूद होंगे तो इस रोड को हम कंप्लीट कराएंगे, तो ये रोड हमारे खाते में आ जाएगा। तो दूसरा देश से लोग आएँ और इस तरह से एहतजाज करें, तो अपोजिशन भी तो एक यही किरदार अदा करती है कि अपोजिशन किसी भी तरक्की को नहीं देख सकती। तरक्की को तो देख सकती है, उस तरक्की का नाम दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि जैसे ही उन्होंने मंदिर का जिक्र किया, जबकि ज़रूरी नहीं था कि वो मस्जिद का भी जिक्र करते, लेकिन उन्होंने फ़ौरन मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे वाकई माइनॉरिटीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, मुस्लिम्स का बहुत ख्याल रखा जाता है, कि उन्होंने मंदिर के फ़ौरन बाद आपने देखा कि थोड़ा आगे ही मस्जिद भी बना लेनी चाहिए, मस्जिद का भी इनेकाद करना चाहिए, मस्जिद को भी तामीर करवाना चाहिए, मंदिर तो होना चाहिए लेकिन मस्जिद भी होनी चाहिए। तो वो अपने, नहीं कहती हूँ, बोलते बहुत सोच कर हैं और जो बोलते हैं बड़ा तोल कर, और ये चीज़ बहुत महसूस कर पाते हैं कि मेरे इस स्टेटमेंट से दूसरों पे क्या असर होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने स्टेटमेंट से अक़लियतों को हर्ट कर दूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं उनका ख्याल ना रख पाऊँ। यानी कि बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी चुनाव करते हैं वर्ड्स का, बहुत सोच समझ कर, बहुत केयरफुल होकर कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो बाद में, क्योंकि अभी तो उन्होंने वैसे इतने सही स्टेटमेंट्स दिए हैं, किसी मुद्दे को लेकर दिए हैं, तो वो ही उसमें इतनी छेड़म छाड़ करके उसको आगे पीछे करके क्या से क्या बना दिया गया है। तो अब मुझे लगता है बहुत एहतियात करते हैं इन चीज़ों को लेकर, और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनका ये इंटरव्यू, बहुत ही आला लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी बातें पता चली। अच्छा, सबसे अच्छा ये था कि मंदिर तो हम ही बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मतलब वाकई मैं इतना ज़्यादा कांग्रेस को नहीं जानती, लेकिन वाकई वो सही कह रहे थे, थोड़ी बचकाना पार्टी लग रही है। पहले होंगे बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस रहे होंगे, लेकिन अब ये जो राहुल गांधी हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स के बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सेव नहीं देता। और मंदिर के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम चाह कर भी जो ऑर्डर आएंगे हम वो करेंगे। तो इन्होंने एक खूबसूरत बात की, आवाम अगर हमसे उम्मीद रखती है या जैसे हमें कहती है, तो जब जो ऑर्डर देगी अदालत हम उसको फॉलो करेंगे। लास्ट में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की जो मैं अक्सर अपनी लाइफ में नोट करता हूँ, अक्सर मैं ये चीज़ लोगों में देखता हूँ कि हम किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे में किसी से मीटिंग करते हैं, किसी के ऑफ़िस में जाते हैं, हम किसी को अपने ऑफ़िस में बुलाते हैं, दो चार इस बात पे भी इनको गुस्सा है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल शख्स हैं कि आप आए हैं, आप 10 दफ़ा मुझसे मिलें, 4 घंटे मुझसे बात करें, उस मीटिंग का कोई ना कोई रिज़ल्ट हो, फ़ाइनल कोई फ़ैसला हो, फिर उस पर अमल दरामद हो, फिर वो अमल दरामद के बाद वो काम हो, फिर वो एंड हो। बहुत ही प्रैक्टिकल शख्सियत हैं, बहुत ही काम को लेके, काम होने को लेके, काम को काम टाइम पे कंप्लीट होने को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी बेहतरीन किस्म की प्लानिंग होती है। ये बात हमें अपनी ज़िंदगी में, हमें अपने आसपास भी देखनी चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं, किसी को कॉल करते हैं, किसी को अपने पास बुलाते हैं, तो हम ये नहीं देखते 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे हम मिल लिए, दोस्त आए, बैठे, चाय पाए पी, चले गए, फिर मैं उनके पास गया, अक्सर एंड नहीं हो रहा होता, अक्सर रिज़ल्ट नहीं निकल रहा होता। तो हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को नोट किया करें कि हम जो कर रहे हैं, हम जो मीटिंगें कर रहे हैं, तो उनका फ़ैसला क्या हुआ। ज़बानी जमा खर्च करना बेवकूफ़ी, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। प्रैक्टिकली कुछ हो, कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बात हो, इकोनॉमी में कुछ हमारा कोई काम हो, कोई हाथ हो, तो इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए कि हम भी अपने मुल्क की सेवा कर सकें, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें, कुछ कर पाएँ। कभी हम ऐसा सोचते ही नहीं। बाकी ये है कि मुझे आप लोगों से कमेंट्स चाहिए होंगे कि जिसमें आप लोग ये बताएंगे कि नितिन गडकरी जी ने कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब लिखी हो या अपने हवाले से, मतलब इनकी जो बातें हैं, इनकी जो नॉलेज है, जो इनके माइंड में है, वो हम तक कैसे पहुँचे। मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी मोटी वीडियोज़, इंटरव्यूज़ तो हैं, लेकिन अगर नितिन गडकरी जी को कोई समझना चाहे पूरी इनकी ज़िंदगी की लाइफ को, तो क्या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री है 1-1.5 घंटे की, या कोई ऐसी बुक है, या कोई एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू है, या मतलब इनकी ये बातें हैं, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, ये इनके सवाल जवाब हैं, लेकिन इनकी जो नॉलेज है क्या इन्होंने दुनिया को दी है, क्या उससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं तो चाहूँगा बहुत 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 इनके पास इल्म का ख़जाना होगा, फिर इल्म का ख़जाना इनके पास होगा, फिर इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया, फिर इनके पास एक्सपीरियंस होगा। मैं ज़्यादा समझता हूँ बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है और बहुत कुछ किया है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रफली बोलूँ तो मैं तो कहूँगी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में इन्होंने इतना काम किया है, फ्लाईओवर्स, रोड, ब्रिजेस, इतना काम किया है कि मैं तो कहूँगी इन्होंने नक्शा चेंज कर दिया, इतना काम किया है अपने मुल्क के लिए, अपने आप को इतना सर्व किया है, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा है। और ऐसे इंसान ऐसी बातें करें,
इतने डाउन टू अर्थ हों, अपने आप को कहें कि मैं तो नाकिस सा इंसान हूँ, मैं तो बहुत साधारण सा बहुत आम सा इंसान हूँ और मेरी जितनी इस्तिताअत होती है, मेरी जितनी ताकत होती है, मैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर करने की करता हूँ। किसी और के काम है, किसी और का प्रोजेक्ट है, किसी और की जिम्मेदारी, किसी और का बनता है फ़र्ज़, लेकिन उनके काम भी मैं कर देता हूँ कि जी दिक्कत है, जी परेशानी है। जैसे 1.5 घंटे वाली बात उन्होंने बोली कि मुझे 1.5 घंटा लगता था, मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे अंडर में नहीं उनके अंडर में आता है। मैंने कहा नहीं जी, परेशानी है, मुसीबत है, मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुझे है तो जनता को भी है, आवाम को भी है, चलो बनवाओ, चलो करो। यहाँ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी दूसरों के काम किए जा रहे हैं, लेकिन मैं अपना बताऊं कि हम अपने ही काम अगर अच्छे तरीके से कर लें तो सारे मसले ही हल हो जाएं। हम अपने काम खुद नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने काम दूसरों पे टाल रहे होते हैं, हम अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं दिखा रहे होते, तो इस वजह से आज हम बहुत पीछे हैं। हम दुनिया पे उंगली उठाते हैं, अपने गिरबान में नहीं देखते। और यहाँ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं कि जो दुनिया के काम, दूसरों की ज़िम्मेदारी वाले काम भी खुद कर जाते हैं। इससे ज़बरदस्त बात क्या होगी। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कुछ सीखने को मिला। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।